एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सो होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो भी हाल ही में FATF काफी चर्चाओं में है और चर्चाओं में रहने का जो इसका विषय है वह है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो हम थोड़ा सा एक अपने संक्षिप्त विवरण के साथ में देखेंगे कि FATF यह एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जो कुछ संगठन है जो चर्चाओं में रहते हैं वहीं से कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं अपने आने वाले एग्जाम्स में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी वह G7 ग्रुप के द्वारा अपनी वित्तीय चीजों को देखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इस संगठन का जो कार्य है वह बन गया था कि वह जो भी देशों में यहाँ पर टेररिज्म यानी कि आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं उन देशों को कंट्रोल करना। भाई जब तक उनको अलर्ट नहीं किया जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं वो रुकेंगे कैसे, है ना। घर में कोई बच्चा है, अब वह चीजें बिगाड़ रहा है, खराब कर रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, तो जब तक आप उसको टोकोगे नहीं, अलर्ट नहीं करोगे, आप गलत हरकत कर रहे तो उसको कैसे पता चलेगा कि वह गलत हरकतें कर रहे हैं। खैर यहाँ पे बात बच्चों की नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है। लेकिन संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन, वह एक तरह से कार्य करता है उन्हें अलर्ट करने का, ठीक है। अगर वो मान जाते हैं, जैसे घर में बच्चे, उनको हमने टोका कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, वो मान जाते हैं तो ठीक है, वो नहीं मानते हैं तो फिर धुलाई अभियान चलाया जाता है। तो यहाँ पे वो अभियान, वो धुलाई वाला अभियान किसी और रूप में चलाया जाता है, लेकिन हाँ वही चीजें एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर आ जाती है। ये क्या काम करता है? इंक्रीज मॉनिटरिंग। क्या करता है? टेरर फाइनेंसिंग, यानी कि ये क्या काम करता है कि जो देश आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, जो आतंकी यहाँ पे आतंकी जैसे आतंकवादी हैं, उनको वह फंडिंग करने का काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सपोर्ट में ना आकर के इनडायरेक्ट वे में उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको हथियार बेच रहे हैं, उनको फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं। होता है ना कि आप किसी देश के दुश्मन है, जैसे कि चीन और भारत को लेकर के, कि चीन भारत की तरक्की को देख नहीं सकता, तो वह खुद तो उभर के सामने नहीं आता है क्योंकि वह बड़े बड़े संगठनों में एज अ परमानेंट सदस्य के रूप में भी है। तो वह क्या करता है? वह चीन की मदद, पाकिस्तान की मदद करता है कि तुम उकसाता है पाकिस्तान को कि तुम भारत के अगेंस्ट, यानी कि अपना अभियान, ये लड़ाई जो भी है, ये आतंकवादी गतिविधियां ये करते रहो, ताकि भारत एक शक्तिशाली देश ना बन सके। खैर उसके बाद भी हम लोग उभर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कुछ इस तरह की ही चीजें जो कोई देश करता है। खैर चीन को, अब आप कहेंगे चीन को शामिल क्यों नहीं किया हुआ है? सभी जानते ही हैं कि चीन भी पावरफुल कंट्रीज में आ जाता है। इवन चीन जो कि यूएनओ है, यूएनओ में जो कि यूनाइटेड नेशंस उसके सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें भी परमानेंट सदस्य है। एंड ऐसे काफी सारे संगठन है जिनमें की चीन परमानेंट सदस्य है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में मुख्य जज के पद पर बैठे हुए हैं या फिर वहां पर न्यायाधीश में भी आप शामिल हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी तो थोड़ी बहुत चलेगी ही। तो ये दुनिया का दस्तूर ही होता है, तो ये बात है। खैर यदि मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो G7 कंट्रीज के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसका जो सत्र का आयोजन किया जाता है वह प्रति वर्ष, यानी कि एवरी ईयर इसके सत्र का आयोजन किया जाता है और एक वर्ष में 3 बार इसके सत्र का आयोजन किया जाता है। बात कर लेते हैं हाल ही में जो कि इसके चर्चाओं में रहने का विषय रहा है। तो भाई ये 2 तरह की लिस्ट जारी करता है, देखिएगा। एक तो होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट होती है जिसमें कि अदर मॉनिटर्ड जुडिशंस, यानी कि कुछ देशों को पहले जो उनको अलर्ट किया जा रहा है कि भाई आप अपनी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इन्हें बंद कीजिए, आप जो आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं आप उसको बंद कीजिए, आप ये चीजें मत कीजिए। और उसके पहले तो उनको एक तरह से अलर्ट किया जाता है, लेकिन जब वह नहीं समझते हैं इस चीज को तब उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में कुछ देशों के नाम जो कि ऐड किए जाते हैं उन्हें सुधारने के ऊपर, जैसे कि क्लास है, क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शैतान है ना, और कुछ बच्चे अपने अच्छे हैं, तो उन शैतान बच्चों को, ताकि वह और सभी को भी परेशान ना करे, उनको साइड में, भाई ये सोच लीजिए उनकी एक अलग रो बनाई जाती है। फिर उनको गाइड किया जाता है, आपको ये चीजें नहीं करनी है, आप ये गलत हरकतें कर रहे हैं, आप क्लास में शोर मचाते हैं, आप ये करते हैं। तो उनके ऊपर काम किया जा रहा है ना, ताकि उनको भी सुधारा जा सके। तो ग्रे लिस्ट कुछ इस तरह की ही होती है जिसमें कि देशों को शामिल किया जाता है।
उसके बाद आ जाती है ब्लैक लिस्ट। अब भाई अगर वो शैतान बच्चे मान ही नहीं रहे हैं तो फिर उनको रिमांड पर भेजा जाएगा, ताकि किसी प्यार से ना सही, प्यार से यहाँ पर वो समझे नहीं है, तो अब उनके ऊपर काम किया जाएगा कि तुम्हें सुधरना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो, हम ये नहीं देख सकते। तो ये चीजें, तो ब्लैक लिस्ट में क्या होता है कि कॉल फॉर एक्शन, उन्हें एक्शन के लिए बुलाया जाता है कि अब तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, इस तरह से। इसमें बात कर लेते हैं क्या है हाल ही में चर्चा का विषय जो रहा है कि पाकिस्तान को, वैसे तो पाकिस्तान पहले से ही, यानी कि जब से देश हमारे आजाद हुए हैं और विभाजन हुआ है ना, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग देश बना, तो तब से ही उसने कोशिश की है कि वह क्षेत्र को कब्जाए, भारत भारतीय ना, हमारा ही हक है, हमारे ही हक है, इस तरह से। तो वह आतंकवादी गतिविधियां करना, सीज फायर करना, या भारत में जैसे कि मुंबई 26/11 जो ये हुआ था 2008 में, मुंबई वाली घटना घटित हुई थी, है ना, उस तरह की हरकतें यहाँ पर की हैं। तो पाकिस्तान जो है वह भारत में अक्सर गतिविधियां करता रहता है आतंकवादी। तो इसके चलते इसे, पाकिस्तान को 2008 में ही ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद इसे, मतलब देखते हुए कि कुछ कार्य इसने करना शुरू कर दिया, इसने कहा कि हाँ ठीक है, हम ये अपनी चीजों को सही करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के कुछ ऐसे 27 सूत्रीय चीजें होती हैं जिनके ऊपर इनको काम करना होता है कि आपको इन चीजों में सुधार करना है। उसके बाद 2012 में इसे बाहर कर दिया गया था पाकिस्तान को, और 2012 से लेकर के 2015 तक ये बाहर रहा था। देन 2018 को फिर दोबारा से इसे ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद 2018 से लेकर के 2019, 2020 और अभी 2022 तक यह ग्रे लिस्ट में बना रहा है। लेकिन हाल ही में अगर आपने पाकिस्तान का कमिटमेंट सुना हो तो पाकिस्तान ने कहा था कि हाफिज सईद और जो कि साजिद मीर है, हाफिज सईद और जो कि साजिद मीर है, कि वह उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ये दोनों वही इंसान हैं जो कि 2008 में मुंबई में जो घटना घटित हुई थी, जो मुंबई अटैक हुआ था जिसमें कि 160 लोग मारे गए थे, उसमें यह शामिल थे। तो अभी तक पाकिस्तान ने इन्हें श्रेय दी हुई थी, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था, जबकि वह दूसरे देश में लोगों को मार रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम इन्हें अरेस्ट करेंगे, इनके ऊपर हम एक्शन लेंगे। तो FATF क्या कहता है, जिनके ऊपर ग्रे लिस्ट में जिनको वो शामिल करता है, कि भाई आप के यहाँ पर जो टेररिस्ट हरकतें कर रहे हैं, आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए। अगर वो उनके ऊपर एक्शन लेते हैं तो फिर वही बात है कि भाई चलो, अगर आप आतंकवाद को कम करने के लिए काम कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप सुधर रहे हो। और यही काम पाकिस्तान ने किया कि उसने एक्शन के लिए बोला। तो इस चीज को देखते हुए फिर FATF ने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वह अपनी चीजों को सुधार रहा है, तो इसे फिर हम लोग ग्रे लिस्ट से बाहर करेंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि जैसे कि कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि चीन जैसी, चाइना जैसा देश हुआ, तो ये भी थोड़ा सा संगठनों के ऊपर दबाव डालते हैं कि वह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर करें। एक ये भी रीजन है। जो पाकिस्तान को श्रेय दिया जाता है वह चीन जैसे देशों के द्वारा ही इसे श्रेय दिया जाता है पाकिस्तान को। ठीक है, बाकी ग्रे लिस्ट की बात कर लेते हैं। ग्रे लिस्ट में अभी भी फिलहाल 23 देश हैं जो कि बने हुए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान, सीरिया, तुर्की है, म्यांमार है और दक्षिण सूडान है ना। इसके साथ ही युगांडा है, फिलीपींस है। ये कुल मिलाकर के 23 देश हैं जो कि इसमें अभी यहाँ पर शामिल है। और इनके ऊपर सबसे पहले काम किया जाता है कि भाई ये अपनी चीजों को सुधारे। अगर ये सुधार लेते हैं कि हाँ हम सुधारने पर काम करते हैं तो उन्हें ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, और अगर नहीं करते हैं तो उन्हें फिर ब्लैक लिस्ट में ऐड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। अगर उनके ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उनको किन चीजों का नुकसान होता है और ब्लैक लिस्ट में किन चीजों का नुकसान होता है। तो अगर उन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तो वह IMF हुआ या वर्ल्ड बैंक हुआ, इनसे वह लोन नहीं ले पाते हैं। और यही मजबूरी बनी थी पाकिस्तान की कि उसने ये जो साजिद और हाफिज सईद है इनके ऊपर एक्शन इसने लिया था, क्योंकि भाई इसने जब इसे IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिला, भाई कोई भी देश है उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसों की जरूरत पड़ती ही है। अब वह पैसे छापेगा तो नहीं इतने सारे। तो अभी तक वह सऊदी अरब हुआ, चीन हुआ, इनसे लोन लेकर के अपना काम कर रहा था। लेकिन कहा जाता है कि लगभग 2018 से लेकर के अभी तक, तो अगर देखा जाए तो $38 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की जो कि अर्थव्यवस्था गिर रही है वह उसकी आतंकवादी गतिविधियों की हरकतें ही है। ठीक है, तो ये नुकसान है अगर उन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है।
और अगर उन्हें ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है तो इन संगठनों के साथ साथ में ही जो उसके पड़ोसी देश होते हैं वह भी कि भाई ये तो आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, ये कभी भी किसी के ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं। तो मतलब कभी भी किसी भी देश के अगेंस्ट काम करना शुरू कर सकते हैं आतंकवादी गतिविधियों वाला। तो वह भी उनसे, वो कहते हैं ना कि मुसीबत में पल्ला झाड़ लेना, तो वह भी उनसे पल्ला झाड़ने लग जाते हैं, यानी कि उनसे अपने व्यापार जो संबंध है वह खत्म करने लग जाते हैं, जिसके बाद कोई भी बड़ा संगठन जो कि है वह उस देश को मजबूर नहीं कर सकता कि वह उसके साथ में व्यापार करे। तो इस तरह के काफी नुकसान होते हैं जो कि ब्लैकलिस्ट में शामिल हो जाने के बाद किसी भी देश को फेस करने पड़ते हैं। आगे बात करते हैं, यदि हम FATF की बात कर लें तो इसकी स्थापना की गई है 1989 में, है ना, G7 ग्रुप के द्वारा। पेरिस में इसका मुख्यालय है। इसमें प्रेजेंट टाइम के सदस्यों की बात करेंगे तो 39 इसमें वर्तमान समय में सदस्य हैं। भारत की बात कर लेते हैं, क्या भारत इसका सदस्य है? तो बिल्कुल, हम लोग 2010 में ही FATF के सदस्य बन गए थे। ठीक है, तो हम भी FATF के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम लोग यहां तक ही रखते हैं। एक संक्षिप्त यानी कि एक शॉर्ट टाइम में मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा समझाया है, जो कि अपने वनडे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए अपने लिए सफिशिएंट है। तो उम्मीद करती हूं कि आपको FATF का कार्य समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अपनी लाइव क्लास में। सेशन आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इससे ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश करें। चलिए, सेशन को लाइक कीजिएगा। साथ ही जिन्होंने एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप लोगों को एग्जामपुर के कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप लोग दिवाली 75 कोड का यूज करके एग्जामपुर के कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।